गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग जैसा कि पहले ही कहे हुए थे कि इंडियन इकोनॉमी जेपीएससी मेंस का जो पहला चैप्टर है नेशनल इनकम, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। सामान्य रूप से राष्ट्रीय आय का कोई एक निश्चित आधार नहीं है। राष्ट्रीय आय को हम लोग अलग अलग स्वरूपों में विश्लेषित करते हैं, जैसा कि जीडीपी के रूप में, जीएनपी के रूप में, एनएनपी के रूप में। तो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय को अलग अलग रूप में कैलकुलेट किया जाता है। एक कोई सर्टेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है राष्ट्रीय आय का, अलग अलग रूपों में उसे विश्लेषित किया जाता है। सामान्य रूप यही, किसी भी देश के जितना भी कुल उत्पादन है, प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन का जो मॉनेटरी वैल्यू है वो नेशनल इनकम के रूप में जाना जाता है। तो लिखना शुरू कीजिए। देखिए, राष्ट्रीय आय की संकल्पना अलग अलग रूपों में व्यक्त की जाती है। द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम has expressed in different form, तथा सामान्य रूप से राष्ट्रीय आय को निरूपित करने के लिए जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, एनआई, पीसीआई, पीआई, डीआई, आरआई तथा जीवीए इत्यादि के रूप में इसे निरूपित किया जाता है। एंड इट जनरली एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, एनआई, पीसीआई, पीआई, डीआई, आरआई एंड जीडीए। 1949 में, 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। इन 1949 कमिटी ऑन नेशनल इनकम वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, तथा इस समिति के अनुसार राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए दोहरी माप के बगैर अंतिम कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय है। अकॉर्डिंग टू दिस कमिटी, national income is the final
मॉनेटरी वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्ट्स इन वन फिनेंशियल ईयर विदाउट मेजरिंग द डबल मेजरमेंट। सीधा लाइन है, फिर से सुनिए। इस समिति के अनुसार राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के लिए दोहरी माप के बगैर अंतिम कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय है। दोहरी माप नहीं करना है, किसी चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसको डबल मेजरमेंट नहीं आना चाहिए। सामान्य रूप से राष्ट्रीय आय को जीडीपी के रूप में व्यक्त किया जाता है। इन जनरल नेशनल इनकम एक्सप्रेस इन जीडीपी, लेकिन वास्तविक रूप में जीएनपी राष्ट्रीय आय का मुख्य प्रतीक है, बट एक्चुअली मुख्य प्रतीक है। जीएनपी इज द मेन सिंबॉलिक फैक्टर ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय को विश्लेषित करने के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं को विश्लेषित किया जाता है। टू एनालाइज द नेशनल इनकम, दीज फॉलोइंग कंसेप्ट shall be analyzed. पहला जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट शटल उत्पाद। किसी भी देश की सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्ट्स विदिन वन फाइनेंशियल ईयर in the boundary of a nation is known GDP। यानी जीडीपी बराबर हो गया एक वित्तीय वर्ष का कुल वस्तु के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स प्रोडक्ट इन वन फाइनेंशियल ईयर प्लस
एक वित्तीय वर्ष का उन सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य, टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ टोटल सर्विस प्रोडक्ट्स इन वन फाइनेंशियल ईयर। सीधे कर सकते हैं जीडीपी बराबर कुल उत्पादों का कुल मौद्रिक मूल्य, टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स। जो उत्पाद हमारा है वो दो प्रकार का उत्पाद होता है, एक कहलाता है दृश्य उत्पाद और एक कहलाया दृश्य उत्पाद, विजुअल प्रोडक्ट और नॉन विजुअल प्रोडक्ट। दृश्य उत्पाद हो गया हमारा वस्तु और अदृश्य उत्पाद हो गया हमारा सर्विस सेवा। यानी वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन मूल्य को हम लोग जीडीपी कहते हैं। अगर हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए भी अलग अलग हमारा मेथड है। एक हमारा है जीडीपी ऑन नॉमिनल प्राइस, यानी प्रचलित दर पर जीडीपी। इसमें हम लोग वस्तु और सेवा का मूल्य, वर्तमान मूल्य के आधार पर निर्धारित करते हैं। Under this concept, the price of service and goods determined on the basis of current price। तो जो वर्तमान का मूल्य है उस मूल्य के आधार पर वस्तु और सेवा के मूल्य को गणना कर उसको हम जीडीपी के रूप में निर्धारित करते हैं। दूसरा हमारा है जीडीपी ऑन रियल प्राइस, वास्तविक मूल्य पर जीडीपी। इसके अंतर्गत वस्तु एवं सेवा का मूल्य
स्थिर वर्ष या आधार वर्ष के आधार पर निर्धारित करते हैं। And this concept, the price of goods and services determined on the basis of base year price or stable year price. जैसे एग्जाम्पल में है, उदाहरण में तो 2019-20 का हमारा जीडीपी निकाल रहे हैं। तो जीडीपी ऑन नॉमिनल प्राइस ये वर्तमान वर्ष के मूल्य के आधार पर होगा, मतलब 2019-20 के मूल्य के आधार पर होगा। जबकि जीडीपी ऑन रियल प्राइस जो हमारा आधार वर्ष है, तो 2011-12 के मूल्य के आधार पर होगा। This is of base year 2011-12। नॉमिनल जो है वो मुद्रास्फीति के साथ, इसलिए सही कंपैरिजन नहीं होता है। इसलिए सही कंपैरिजन करने के लिए जब हम 2018, 19 और 20 के जीडीपी का हम कंपैरिजन करेंगे या 2010, 11 और 2018, 19 का जीडीपी का कंपैरिजन करेंगे, तो उस समय के लिए हमको जीडीपी ऑन रियल प्राइस को देखना आवश्यक होगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ मुद्रास्फीति से वस्तु और सेवा के मूल्य में वृद्धि होती है, जिसके कारण नॉमिनल प्राइस के आधार पर हम अगर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं प्रीवियस ईयर से, तो वो तुलनात्मक अध्ययन सही नहीं होता है। इसलिए कंपैरेटिव स्टडी के लिए हम लोगों मुख्य रूप से क्या करते हैं, रियल बेसिस। तीसरा, वर्तमान में हम लोग जीडीपी ऑन पीपीपी, ग्रॉस प्रोडक्ट ऑन परचेजिंग पावर प्रायोरिटी, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर जीडीपी। इस प्रक्रिया में हम लोग क्रय शक्ति क्षमता का मूल्यांकन करते हैं on the basis of evaluation of purchasing power। यहाँ इस रूप में
सामान्य रूप से जीडीपी जो हम लोग नॉमिनल बेस करते हैं, भारत की कुल जीडीपी रुपयों में निकालने, प्रचलित दर पर, वर्तमान दर पर, और जो हमारा एक्सचेंज रेट वर्तमान का है, $1 बराबर 74 रुपया, 72 रुपया, 73 रुपया, उस आधार पर उसको हम डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे, यूएस डॉलर। ये हमारा नॉमिनल जीडीपी। लेकिन जब पीपीपी के आधार पर करें, तो पीपीपी के आधार पर अगर हम ये निकालते हैं जीडीपी, तो ये देखेंगे कि $1 में कितना परचेजिंग पावर अमेरिका का है, कितनी वस्तुएं वहां खरीदी जाती है, और ₹1 में कितनी वस्तु यहाँ खरीदी जाती है। इन दोनों के तुलनात्मक आधार पर यह तय होगा कि ₹1 की क्रय शक्ति क्षमता $1 की क्रय शक्ति क्षमता से कितना है, और तब जाके हम निकालेंगे पीपीपी के आधार पर। यानी पीपीपी के आधार पर वस्तु के मूल्य के बजाय जो वस्तु हम खरीद रहे हैं उसके करेंसी की परचेजिंग पावर क्या है, क्रय शक्ति क्षमता क्या है, उसके आधार पर निकालते हैं। तो क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर जब मूल्यांकन करते हैं, तो इस आधार पर देश की मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता को आकलित करते हैं। और इसके आधार पर टोटल वस्तु का, कुल वस्तु और सेवाओं के मूल्य का निर्धारण करते हैं। इसके आधार पर यही कारण है कि पीपीपी के आधार पर भारत की जीडीपी अधिक हो जाती है, क्योंकि क्रय शक्ति क्षमता के रूप में हमारा बहुत डॉलर से हम नीचे नहीं है, जबकि विनिमय दर जो ट्रेडिशनल एक्सचेंज रेट है उसके आधार पर हमारा जीडीपी कम हो जाता है, क्योंकि वो हम सामान्य विनिमय दर के आधार पर बनाते हैं। इस रूप में इसको देख सकते हैं। तो 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी और नॉमिनल प्राइस भारत का जो जीडीपी रहा $3.2 ट्रिलियन और जीडीपी ऑन परचेजिंग पावर प्रायोरिटी $11.332 ट्रिलियन। जीडीपी ऑन नॉमिनल बेसिस में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, और परचेजिंग पावर में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। थर्ड लार्जेस्ट
इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। जो हम ग्रोथ रेट निकालते हैं, समृद्धि दर, जिसे कहते हैं कि भारत का ग्रोथ रेट इस साल 7.1%, आने वाले दिनों में 5% से कम हो जाएगा। ग्रोथ रेट भी मेनली जीडीपी के आधार पर, जो हमारा समृद्धि दर है वो दिखाता है कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष के जीडीपी में जो परिवर्तन की दर है वही हमारा ग्रोथ रेट कहलाता है। तो ग्रोथ रेट हमारा है पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के जीडीपी में परिवर्तन की दर। जो हमारा परिवर्तन दर है, रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ करंट ईयर जीडीपी विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर जीडीपी। जैसे इसको हम अगर इस रूप में देखें, 2019-20 का ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा? तो 2019-20 का जीडीपी माइनस 2018-20 का जीडीपी बटा 2018-20 का जीडीपी पिछले वर्ष की तुलना में है, यानी क्या दिखा रहा है? वर्तमान वर्ष का जीडीपी, जीडीपी ऑफ करंट ईयर माइनस पिछले वर्ष का जीडीपी, जीडीपी ऑफ प्रीवियस ईयर बटा पिछले वर्ष का जीडीपी इंटू 100, यही कहलाएगा यानी ग्रोथ रेट जो हमारा है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। यदि जीडीपी क्या हो, वर्तमान वर्ष का जो जीडीपी है वो बड़ा हो पिछले वर्ष का, तो इस स्थिति में हमारा समृद्धि दर क्या होगा?
धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि वर्तमान वर्ष का जीडीपी कम हो पिछले वर्ष के जीडीपी से, तो इस स्थिति में हमारा समवर्ती दर नकारात्मक होगा, नेगेटिव होगा। मतलब जीडीपी के आधार पर ही हम लोग ग्रोथ रेट का निर्धारण करते हैं, समृद्धि दर का निर्धारण करते हैं। जब जीडीपी निकालेंगे तो इसी से हम लोग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, एनडीपी। शुद्ध घरेलू उत्पाद, पहले भी बार आप लोग को कहे हुए हैं कि ग्रॉस इन टोटल इनकम को कहते हैं, जबकि नेट हम लोग शुद्ध इनकम को कहते हैं। दैट मींस कि जो हमारे हाथ में बचा हुआ है, फाइनल जो सेविंग है, उसको हम लोग नेट कहते हैं। जीडीपी चूंकि हम निकाल चुके हैं, तो एनडीपी बराबर क्या हो जाएगा, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। जो हमारा पूंजी का हिसाबत है, ह्रास है, डेप्रिसिएशन है, उस मूल्य को अगर हम जीडीपी में घटा देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट इसी से हम लोग टर्म निकालेंगे, जीएनपी क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का स्वरूप है, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया एक देश के सीमा के अंदर का कुल वस्तु और सेवा का उत्पादन, लेकिन नेशनल मतलब हो गया जो नागरिकों का उत्पादन है। तो देखिए एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीएनपी कहलाता है। द टोटल वैल्यू ऑफ, द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ total goods and service production through the citizen of nation in one financial year is known as GNP। तो जीडीपी हमारा पहले निकला हुआ है, तो जीएनपी बराबर क्या हो जाएगा,
जीडीपी माइनस देश के अंदर विदेशियों की आय, इनकम ऑफ फॉरेनर्स इनसाइड द नेशन, प्लस देश के बाहर नागरिकों की आय, इनकम ऑफ सिटीजन्स इन अबोर्ड। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं जीएमपी को निकालने के लिए। जीएमपी बराबर जीडीपी और इसमें हम लोग जोड़ेंगे भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ब्याज संतुलन, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, अनुदान संतुलन, बैलेंस ऑफ ग्रांट। व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन के ही अंतर्गत है। और जो देश के बाहर हमारे नागरिक जो पैसा भेज रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट रेमिटेंस, निजी संप्रेषण। यहां हमेशा ध्यान रखना है भुगतान संतुलन विकासशील देशों का या अविकसित देशों का निगेटिव हो जाता है, ब्याज संतुलन निगेटिव हो जाता है क्योंकि हम लोग ज्यादा पूंजी लिए हुए हैं तो ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। अनुदान संतुलन प्लस रहेगा क्योंकि विकासशील देश है, अनुदान दूसरा देश ज्यादा देगा। तो भारत की स्थिति में हम देखते हैं कि भुगतान संतुलन माइनस हो जाता है, ब्याज संतुलन माइनस हो जाता है, अनुदान संतुलन प्लस में रहता है और ये हमेशा प्लस ही रहेगा क्योंकि ये भारत के बाहर के निवासी अपने देश के अंदर देश में अपने कमाए हुए पैसे को भेजते हैं। लेकिन ये माइनस इतना बड़ा माइनस हो जाता है कि हम लोगों का जीएनपी जीडीपी से कम हो जाता है, मतलब ये प्लस होने के बजाय माइनस हो जाता है। और इसलिए फार्मूला आप लोगों को बहुत बार दिखाए हैं कि अगर जीडीपी बड़ा है जीएनपी से, मतलब जीडीपी ही बड़ा है जीएनपी कम है, तो इस तरह के देश को हम लोग कहेंगे विकासशील देश या अल्प विकसित देश, डेवलपिंग नेशन या अंडर डेवलप्ड नेशन। लेकिन अगर जीएनपी बढ़ गया है, जीएनपी बड़ा हो जीडीपी से, तो इसमें कहेंगे हम लोग विकसित देश, डेवलप्ड नेशन। जब जीएनपी निकल गया तो नीचे इसी के आधार पर हम लोग निकाल लेंगे एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। पहले भी कह चुके हैं ग्रॉस और नेट में जीएनपी हमारा निकला हुआ है
तो एनएनपी बराबर हो गया हमारा जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। गिरावट या ह्रास, जो शुद्ध प्राप्ति हुई, नेट रिसीप्ट हुआ, उसके आधार पर। जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनपी निकाल लेंगे तो इसी से हमारा बन जाएगा एनआई, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है प्राइस ऑफ गुड्स, दो रूप में इसको हम कैलकुलेट करते हैं। एक हम लोग कहते हैं मार्केट प्राइस, बाजार दर या बाजार मूल्य, दूसरा कहते हैं उसको फैक्टर प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। लागत मूल्य। हमेशा जो बाजार मूल्य होगा वो लागत मूल्य से क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि जब बाजार मूल्य में जुड़ता है क्या, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये बन जाता है बाजार मूल्य। मतलब लागत मूल्य में अप्रत्यक्ष कर जुड़ने के बाद वो बनता है बाजार मूल्य। लेकिन कुछ वस्तु ऐसी है जिसकी लागत मूल्य अधिक है, क्योंकि उस पर अनुदान देके उसके बाजार मूल्य को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, जुड़ता है। और किसी वस्तु में अगर अनुदान देते हैं तो फैक्टर कॉस्ट में अनुदान माइनस होके क्या बन जाता है, उसका मार्केट कॉस्ट बन जाता है। इस स्थिति में कह सकते हैं राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या हुआ, लागत मूल्य पर एनएनपी। तो राष्ट्रीय आय बराबर हमारा हो गया लागत मूल्य पर एनएनपी, एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट। तो इस स्थिति में हम लोग नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे, एनएनपी में अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे, क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ है अप्रत्यक्ष कर मार्केट प्राइस बनने में। तो एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान, इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे, यही बन जाएगा हमारा नेशनल इनकम। तो कि फैक्टर कॉस्ट पर हमको निकालना है, तो बाजार मूल्य पर है, तो जो फैक्टर कॉस्ट में जुड़ रहा है उसको यहां घटा देंगे, और जो फैक्टर कॉस्ट में घट रहा है उसको यहां क्या करेंगे, जोड़ देंगे। निकला हुआ है इस पर जीडीपी, हमारा एनएनपी निकला हुआ है बाजार मूल्य पर, एनएनपी बाजार मूल्य पर हमारा निकला हुआ है। अब इसको नेशनल इनकम में हमको बदलना है फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट में यहां उल्टा क्या है, फैक्टर कॉस्ट में जब जुड़ता है और अप्रत्यक्ष कर तब क्या बनता है, मार्केट प्राइस। मतलब मार्केट प्राइस से अगर हमको फैक्टर कॉस्ट पर ले जाना है तो क्या करेंगे, जो यहाँ प्लस हो रहा है इसको माइनस कर देंगे,
और जो यहाँ माइनस हो रहा है इसको इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यानी जब लागत मूल्य पर एनएनपी निकालना है, क्योंकि एनएनपी हमारा निकला हुआ है फैक्टर कॉस्ट पर, उस स्थिति में हम एनएनपी में अप्रत्यक्ष कर को घटाकर अनुदान को जोड़ देंगे, यही बन जाएगा हमारा राष्ट्रीय आय। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें पीसीआई पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम का अर्थ हुआ प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। पर कैपिटल इनकम यानी पर कैपिटल नेशनल इनकम। तो डायरेक्ट लाइन ही कह रहा है हमारा पीसीआई बराबर क्या हो गया, नेशनल इनकम बटा कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन। वर्तमान में इसको हम दो रूप में निकालते हैं, प्रति व्यक्ति आय किस पर, नॉमिनल प्राइस जो बाजार मूल्य के आधार पर है, और प्रति व्यक्ति आय ऑन पीपीपी, परचेजिंग पावर प्राइस के आधार पर, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर क्या है, और ट्रेडिशनली जीडीपी के आधार पर हमारा पीसीआई क्या है, नॉमिनल प्राइस पर हमारा क्या है। नॉमिनल प्राइस हो गया करंट का मूल्य, वर्तमान का मूल्य, और पीपीपी हो गया दूसरे देशों की मुद्रा की क्रय शक्ति के तुलना में भारत की क्रय शक्ति के तुलना के आधार पर। और इसको अगर हम दो लोग देखें 2019 का जो हमारा डाटा है वर्ल्ड बैंक का, हमारा नॉमिनल प्राइस पर पीसीआई जो हमारा है 2338 यूएस डॉलर, भारत का रैंक 139 रैंक है, 139वां। और पीपीपी के आधार पर देखते हैं 9027 यूएस डॉलर, और इस आधार पर 118 रैंक है, 1018वां स्थान है भारत का ऑन द बेसिस ऑफ पीपीपी।
2015 से हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से जीडीपी के बजाय अब हम लोग जीवीए की कैलकुलेशन करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडिड। सकल मूल्य संवर्धन और सीधा सा फार्मूला है जो एनएमपी से हम लोग एनआई निकालने में जो फार्मूला यूज करते हैं वही फार्मूला हम लोग जीडीपी से जीवीए में यूज करते हैं। तो हमारा जीवीए बराबर क्या आ जाएगा, जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। पीआई पर्सनल इनकम व्यक्तिगत आय। व्यक्ति को कितना प्राप्त हो रहा है भारत के सभी नागरिकों को। तो एक सामान्य फार्मूला है पर्सनल इनकम बराबर हम लोग क्या जोड़ देंगे, वेतन अथवा मजदूरी प्राप्ति सैलरीज या वेजेज रिसीव। इसके अलावा हमको पैसा कहां से आता है, ब्याज प्राप्ति इंटरेस्ट रिसीव। इसके अलावा पैसा हमको आता है लाभांश डिविडेंड। कहीं भी पैसा लगाए हुए हैं शेयर में ये सब में तो उसका क्या होता है, लाभ का अंश प्राप्त होता है। तो लाभांश किराया प्राप्ति रेंट रिसीव या अन्य हस्तांतरण प्राप्ति। अदर ट्रांसफर रिसीव। ये सबको अगर जोड़ देते हैं तो वही हमारा बन जाएगा पर्सनल इनकम। लेकिन पर्सनल इनकम का एक सीधा साधा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। व्यक्तिगत आय मतलब व्यक्ति कितना देश कमाया, देश में प्रति व्यक्ति जितना इंडिविजुअल कमा रहा है सबको हम एक साथ जोड़ दिए वही हमारा हो जाएगा या पर्सनल इनकम बराबर नेशनल इनकम हम निकाल चुके हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा नेशनल इनकम माइनस इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। आय अर्जित किए हैं लेकिन प्राप्त नहीं हुआ है तो माइनस हो जाएगा इनकम अर्न बट नॉट रिसीव।
बिना प्राप्ति के अर्जित आय और प्लस हो जाएगा बिना अर्जन के प्राप्त आय। इनकम रिसीव्ड विदाउट अर्निंग, मतलब ऐसा आय जो हम अर्जित किए लेकिन हमको वो प्राप्त नहीं हुआ। 10,000 रुपया हम आय किए, उसमें सेल टैक्स लग जाता है, इनकम टैक्स लग जाता है। कंपनी आय कर रही है, उस पर कॉर्पोरेशन टैक्स लग जाता है, सामाजिक सुरक्षा का कर दे देते हैं। तो आय जो अर्जित कर रहे हैं लेकिन वो हमको प्राप्त नहीं हुआ, और कुछ ऐसा आय है जो हम अर्जित नहीं कर रहे हैं लेकिन प्राप्त होता है। सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रही है 500 रुपया महीना, सरकार विकलांग भत्ता दे रही है 500 रुपया महीना। क्या कर रहे हैं? आय अर्जित नहीं कर रहे हैं लेकिन प्राप्त कर रहे हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, पीआई बराबर क्या हो जाएगा? एनआई माइनस सामाजिक सुरक्षा पर टैक्सेस ऑन सोशल सिक्योरिटी। ये पूरा भाग माइनस है, हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ प्लस लिख रहे हैं, दैट मींस ये माइनस होगा, प्लस अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स, जो कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, ये सब है डायरेक्ट टैक्स। और साथ में जुड़ेगा क्या? सामाजिक सुरक्षा, लाभ, बेरोजगारी लाभ, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, वेलफेयर बेनिफिट, जो भी सरकार से बिना अर्जन के हमको प्राप्त हो रहा है वो सबको जोड़ देंगे और सामाजिक सुरक्षा कर और अप्रत्यक्ष कर, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये सबको घटा देंगे, ये बन जाएगा हमारा जब पीआई निकाल रहे हैं तो उससे हमको क्या निकालना होगा? जो हम लोगों के हाथ पे पैसा बचता है पीआई, डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोज करना, यह योग्य आय। क्योंकि जो पैसा हमारे हाथ में आ रहा है पर्सनल इनकम के रूप में, उस पैसे में भी हम लोगों को क्या है? बीमा भुगतान, बंधक भुगतान, पेंशन भुगतान, ये सब पैसा कंपलसरी देते हैं। उसके बाद जो पैसा बचता है वही पैसा हम लोगों को क्या होता है? कंजप्शन के लिए प्राप्त होता है, भोग के लिए प्राप्त होता है। तो सीधा सा फॉर्मूला हमारा हो गया कि डीआई पीआई हम निकाल चुके हैं, डीआई बराबर पीआई माइनस क्या क्या हो जाएगा?
बीमा भुगतान, बंधक भुगतान, इंश्योरेंस पेमेंट, मॉर्गेज पेमेंट और तो पेंशन वगैरह में पाते हैं पेंशन भुगतान। ये हमारा डिस्पोजेबल इनकम, जितना पैसा हम लोग उपभोग के लिए खर्च करें। ये हमारे हाथ में पर्सनल इनकम हाथ में आया, लेकिन जो हाथ में आया उसमें भी हम लोग क्या किए, जो ईएमआई भुगतान करना है, देना है, पेंशन का जो कट रहा है, जो इंश्योरेंस वगैरह का है कट रहा है। अब जो पैसा बचा वही हमारा क्या है, कंजप्शन वाला, उपभोग वाला पैसा। उसमें से कुछ हम लोग सेविंग करेंगे और कुछ कंजप्शन भी खर्च करेंगे। तो ये जो पैसा है यही हमारा डिस्पोजेबल इनकम है। और जब डिस्पोजेबल निकल गया तो इसी से हमारा निकलेगा रियल इनकम। वास्तविक आय हम लोग कहते हैं मुद्रास्फीति या अपस्फीति के प्रभाव के बगैर डीआई, डिस्पोजेबल इनकम विदाउट द इफेक्ट ऑफ मनी इन्फ्लेशन और मनी डिफ्लेशन। मतलब उसमें मुद्रास्फीति के प्रभाव की गणना नहीं करेंगे। मुद्रास्फीति अगर हुआ है तो उसको घटा देंगे, और अपस्फीति हुआ है तो वो हम जोड़ देंगे ताकि वो वास्तविक रहे। इस रूप में सोचिए। मान लीजिए कि पिछले साल 2018-19 में हमने 2 लाख रुपया कमाया और 2019-20 में हमने 2.5 लाख रुपया कमाया। लेकिन ये 2.5 लाख हमारा वास्तविक नहीं है, क्योंकि एक साल में अगर मुद्रास्फीति की दर 10% रही तो 2,20,000 ऐसे हो गया। तो रियल इनकम हम लोग करते हैं, तब एग्जांपल देके समझा देंगे इसको। RI बराबर DI माइनस मुद्रास्फीति, या मुद्रास्फीति नहीं हुआ है अब स्फीति हो गया है तो जोड़ देंगे मुद्रा अपस्फीति। एग्जाम्पल मान लीजिए 2018-19 में एक ही आई थी या एक ही डीआई थी, डिस्पोजेबल इनकम था 2 लाख रुपीज, और 2019-20 में एक ही डिस्पोजेबल इनकम थी 2.5 लाख। लेकिन मुद्रास्फीति इस बीच में रहा 10%। तो हमारा रियल इनकम कितना हो गया, RI 2019-20 का, क्योंकि 2018-19 में हमारा उससे 10% बढ़ गया। तो क्या लिखे हुए हैं, कुल आय डीआई हमारा कितना है 2.5 लाख माइनस इन्फ्लेशन 2.5 का 10%।
कितना हो गया 2.25 लाख। मतलब डीआरई उसका है 2.5 लाख, लेकिन उसका रियल वैल्यू कितना हो गया, क्योंकि 10% मनी इन्फ्लेशन हो गया तो 2.25 लाख। तो ये सारे टर्म हैं जिस टर्म के आधार पर हम लोग नेशनल इनकम की क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन मेनली राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है जीडीपी ऑन नॉमिनल बेसिस या जीडीपी ऑन परचेजिंग पावर प्रायोरिटी बेसिस। और जब हम लोग पर कैपिटा की बात करते हैं तो पर कैपिटा मतलब ऑन नॉमिनल बेसिस पर कैपिटा क्या है, वर्तमान प्रचलित दर पर, या स्टेबल प्राइस पर क्या होगा, जो आधार वर्ष के आधार पर है उसमें हमारा क्या है, या ऑन द बेसिस ऑफ पीपीपी। तो सभी चीज को इन तीन आधार पर निकाल सकते हैं, जीडीपी ऑन नॉमिनल बेसिस, जीडीपी ऑन रियल बेसिस और जीडीपी ऑन पीपीपी बेसिस। इसी प्रकार पर कैपिटा इनकम ऑन नॉमिनल बेसिस, पर कैपिटा इनकम ऑन रियल बेसिस और पर कैपिटा इनकम ऑन पीपीपी, यही हमारा आधार होता है। तो ये हमारा हो गया राष्ट्रीय आय के गणना का प्रमुख आधार, उसकी गणना की प्रमुख स्वरूप क्या है, किस किस रूप में गणना करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना मेथड क्या है, कैलकुलेशन मेथड। जैसे पहले कहे प्रोडक्शन मेथड, कंजप्शन मेथड, उपभोग विधि, आय विधि या उत्पादन विधि, यूनिट कहलाता है। तो क्या उसका मेथड है, और नेशनल इनकम के लिए हम लोग जो बास्केट बनाए हैं जिसके आधार पर हम प्राइस थॉक मूल्य सूचकांक का अध्ययन करते हैं उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय